नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सीजी टेट में 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है 3 परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, हम आज करने वाले हैं ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से करेंगे। 30 क्वेश्चन पूछा गया था और ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके छात्रावास अधीक्षक, देखिए आपके हॉस्टल वार्डन हो गए, शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी, और सीजी टेट का जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी। तो ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पेपर हम करने जा रहे हैं ये व्यापम द्वारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सेट ए है। और देखिए, चलिए यहाँ देखिए, हम ये पूर्णांक 150 का, अभी भी 150 का होगा, समय 2.5 घंटे। तो देखिए, बहुत अच्छे से आपको करना है। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं प्रारूप के रूप में, क्योंकि आप परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, और हम जल्द ही शुरू करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि एक टाइम पर असिस्टेंट प्रोफेसर का प्लेलिस्ट बना है, उसका भी वीडियो आएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। फिर जो है सीजी टेट का भी तैयारी कराया जाएगा और छात्रावास अधीक्षक का वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, एक एक टाइम में ढलेगा। शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं सीजी टेट या फिर आपके छात्रावास अधीक्षक शिक्षक भर्ती का वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं क्या पूछा गया था। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पैटर्न में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम प्रिपेयर होकर प्रैक्टिस करेंगे आगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे 30 क्वेश्चन जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को आज हम करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। गाल्टन, जेम्स ड्रेवर, स्किनर और टायलर। तो सही आंसर है दोस्तों, जो वैयक्तिक भिन्नता है इसको जो समझाने का प्रयत्न है, समझने का सबसे पहले जो प्रयत्न किया गया था वैयक्तिक भिन्नता। देखिए, तो ये वैयक्तिक विभिन्नता है, ये गाल्टन ने समझाने का प्रयास किया था। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये डिलीटेड क्वेश्चन है, ये डिलीट कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। तो चलिए, इसका तो कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे अब 3rd नंबर का। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति, देखिए पुत्री का पिता के प्रति, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि लॉजिक टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो अपने से भी आपको बनाना होता है। आप कितना भी पढ़े होते हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हम लॉजिक रूप में देखेंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अभ्यास बढ़ जाएगा अच्छा आंसर लेने में। निम्नलिखित में कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। अब ये कौन सी ग्रंथि पूछ रहा है, पुत्री में पिता के प्रति पूछ रहा है। तो देखिए, ये निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इडिपस, इलेक्ट्रा, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो है इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति जो मानसिक ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी ग्रंथि है, इलेक्ट्रा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। अब देखिए, ये लॉजिक टाइप का है, ये क्वेश्चन तो आप सभी से बनना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम मतलब कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, अच्छे से आपको आंसर लेना है। देखिए, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, बी है जो समृद्ध हो, सी है जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, और डी है जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो समृद्ध हो ये तो नहीं आएगा, जो नौकरी के लिए उपयोगी ये भी नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा का माध्यम, शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो जिससे अच्छा वातावरण बन सके ये भी नहीं होगा। तो सीधा जिस पर जनसाधारण का आधिक्य हो, अच्छे से आपको आंसर लेना है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्पष्ट आपको दिखना चाहिए, ये स्पष्ट दिख भी रहा होगा। तो इस टाइप से आपका 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन सीजी टेट की बात करें तो बहुत ही जो सिंपल होगा। नेक्स्ट है आपका, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी। देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसके लिए कौन सी अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयोगी होगी। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण।
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, ये नहीं होगा क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कम होते हैं। ये जो है क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ये कम होते हैं। तो देखिए स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं वो कम होते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। अध्यापक द्वारा निर्देशन, ये भी नहीं आएगा, अध्यापक द्वारा निर्देशन नहीं दे सकते उनको। सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, ये उपयुक्त आंसर होगा आपका। यही हम कर सकते हैं, विशिष्ट जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण होना चाहिए तथा सहकारी अधिगम, ये इससे ये ज़्यादा सीखेंगे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? तो देखिए प्रैक्टिस सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, प्रैक्टिस सेट आ चुका है, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा करके आया है, तो उसे भी आप जरूर कर लें, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा प्ले लिस्ट में है वो। देखिए बालकों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग और एरिक्सन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आप देख सकते हैं पियाजे ने, ये जो पियाजे हैं ये बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को इसने बताया है। किसने? पियाजे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? अध्यापकों को उच्च वेतन देना, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन और छात्रों का सतत मूल्यांकन। सही आंसर क्या होगा? देखिए आप भी गेसिंग किया करें, आप भी टिक किया करें मेरे बताने से पहले कि आंसर क्या होगा, क्योंकि ये एक तरह से प्रैक्टिस माने इसको भी। तो ये देखिए शिक्षा स्तर को उच्च करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, मतलब शिक्षा स्तर को उच्च बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अध्यापकों को उच्च वेतन देना चाहिए, ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं आएगा। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, ये भी नहीं आएगा। पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन कैसे करेंगे? पाठ्य पुस्तक में उचित संशोधन, देखिए ये भी नहीं आएगा। पाठ्यक्रम संशोधन करके उच्च स्तर नहीं बनाया जा सकता। छात्रों का सतत मूल्यांकन, देखिए अब एकदम सिंपल सा आंसर है ये, ऐसे आंसर ही लेना है आपको अच्छे से सोच के। छात्रों का सतत मूल्यांकन करना, ये उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाया जा सकता है, क्योंकि छात्र जब समझेंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। उनका मूल्यांकन जब लगातार करेंगे तो उनका असली परीक्षण हम कर सकते हैं और जहाँ कमी बेसी उसको दूर भी कर सकते हैं। देखिए शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? देखिए परिभाषा तो आपको अच्छे से देखना है, रटना है ऐसे चीज़ों को, क्योंकि ये परिभाषा किसने दी है? शिशु जन्म के बाद, रॉस, एडलर, रूसो, वाटसन। तो सही आंसर है ये दोस्तों, यहाँ पर एडलर बोलते हैं कि शिशु जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। तो शिशु के जन्म के समय ऐसे याद रखेंगे और भविष्य में स्थान इस तरह से याद रखेंगे। इसको किसने कहा? तो एडलर ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? देखिए शक्ति और गति, विकास पूर्वान्वय, प्रशिक्षक और अधिगम, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? मानव विकास के संबंध में कह रहे हैं, तो देखिए विकास पूर्वान्वय होता है, ये तो सही है। प्रशिक्षक की अधिगम, ये भी सही है। विकास समान, ये भी सही है। शक्ति और गति, ये सिद्धांत मानव विकास के संबंध में गलत है, ये नहीं है। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है कह रहे हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है नहीं कह रहे हैं, तो सबसे पहले है को छांट लें, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। तो देखिए अध्यापन कह रहा है और अधिगम, ये जो प्रक्रिया है इसको शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित तो हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा बात है, यही आंसर आ जाएगा। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षक केंद्रित नहीं होता भाई, छात्र केंद्रित कहता तो आंसर आता। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, इसी उद्देश्य से ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा डाउट क्लियर हो जाए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो देखिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधित किसका नाम उल्लेखित है, ये एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। एनी बेसेंट, विलियम जोन्स, हेलेन केलर और मारिया मॉन्टेसरी। तो देखिए
श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें जो है इनका नाम उल्लेखनीय है, हेलेन केलर का नाम। तो सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? तो क्या कह रहा है, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। तो देखिए ये परिभाषा किसने दी है, यहाँ पर देखिए गेट्स तथा अन्य, काल्विन, चार्ल्स स्किनर, R.S. वुडवर्थ। सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका काल्विन ने कहा है कि अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक जो व्यवहार है वो उसमें संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? देखिए बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु, अधिकतम अधिगम जो प्रसार है इसके हेतु सीखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रसार है, वो कौन सा कारक आवश्यक है? कक्षा में कार्य की अधिकता, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता, अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। देखिए स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कक्षा कार्य में अगर अधिकता हो जाए तो वो उब जाएगा, ये अधिगम प्रसार में बिल्कुल काम नहीं आएगा। गृह कार्य अगर अधिक दे दे तो भी बहुत दिक्कत होगी, ये भी नहीं होगा। लेखन कार्य की अधिकता, इससे बच्चे उभेंगे तीनों से। सीधा सीधा आंसर है अधिगम प्रसार हेतु अध्ययन के लिए उनकी जो वैयक्तिक रुचि होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और शिक्षक को इसी नज़रिए से सोचना भी चाहिए, आंसर भी आपको लेना है क्योंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं आप, और इसी उद्देश्य से हमें अध्ययन भी करना चाहिए और अध्यापन भी कराना चाहिए बच्चों को। क्रिया की सफलता में संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? देखिए थार्नडाइक ने दिया है, ये तो अपने आप में क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, ये इसको किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है, ये भी याद रखना है। तो देखिए ये किस नियम के अंतर्गत है थार्नडाइक का? तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का, तत्परता का और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है दोस्तों ये प्रभाव का नियम है। किसी की सफलता से, देखिए किसी की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, तो ये प्रभाव का नियम है, स्पष्ट दिख रहा है बोलने से ही। मान लीजिए सफलता पाए तो प्रभाव पड़ा, संतोष का, असफलता पाए तो असंतोष का प्रभाव पड़ा, तो स्पष्ट है ये प्रभाव का नियम है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये थोड़ा सिंपल पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? देखिए पावलोव, और ये है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जीन पियाजे वाइगोस्की। तो सही आंसर है यहाँ पर ये जो है 15 का आपका बी करेक्ट आंसर होगा। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हों, जो सटीक हो, पिछली परीक्षा में आ चुका हो, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे। तो देखिए किस तरह से प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं, कह रहे हैं कैसा प्रश्न होना चाहिए जो उत्तम होता है बच्चों की नज़रिया से। तो देखिए जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाला हो, ये नहीं होगा, ऐसा आंसर आपको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाली, ये क्वेश्चन अति उत्तम नहीं हो सकता। जो सटीक हो तो बिल्कुल नहीं होगा, और पिछली परीक्षा में आ चुका हो ये भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही नहीं आएंगे। समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, ऐसा ही आंसर आपको लेना है। बाल विकास में ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी हम एक को भी समझ बैठते हैं आंसर, तो अच्छे से समझ के लेना है। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? अभिप्रेरणा के स्वरूप में कह रहा है शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता और उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों शक्ति संचालन। अभिप्रेरणा के स्वरूप में जो है शक्ति संचालन सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? शक्ति संचालन, सॉरी ये शक्ति संचालन नहीं आएगा, चलिए पूरा देख लेते हैं इसे। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है कह रहा है, तो देखिए शक्ति संचालन भी आ जाएगा, और यहाँ पर परिवर्तनशीलता भी है, ये भी हम देख नहीं पा रहे थे, निरंतरता भी है, तो ये सब आएगा अभिप्रेरणा के लिए। मोटिवेशन के लिए देखिए परिवर्तन और निरंतरता दोनों चाहिए, उपरोक्त सभी दिया है, तो डी यहाँ करेक्ट आंसर है, ये डी करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है और आकर्षक भूमिका है। बुद्धि एवं विकास में, बुद्धि और विकास में जो है ये जो वंशानुक्रम है, ये वंशानुक्रम की
वंशानुक्रम की क्या है? तो देखिए वंशानुक्रम की जो बुद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एकदम सरल है, ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से ही लेना है। नेक्स्ट पर है आपका बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? तो देखिए बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का महत्व जो है वो किस कथन से पता चलता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में हम हैं, ये नहीं आएगा। बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? तो देखिए बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है, ये सही है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं, सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्पष्ट दिख रहा है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। ज़्यादा क्या होते हैं? जिन बच्चों का पारिवारिक वातावरण जो प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक होता है, स्वतंत्रता होता है, वो बच्चे कैसे होते हैं? शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, ये तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए बच्चों को जब स्वतंत्रता मिलती है तो बहुत आगे जाते हैं, तो ये नहीं आएगा। बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, सही बात है, बहिर्मुखी भी होगा और अधिक क्रियाशील भी होगा, क्योंकि बच्चे जितने स्वतंत्र रहेंगे उतने सीखने की प्रवृत्ति, कुछ बनाने की प्रवृत्ति बहुत आगे होगी उनके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम, देखिए ये लॉजिक सा क्वेश्चन है, ये हमसे बनना चाहिए। स्थिर रहता है, बेहतर होता है, घटता है, समान रहता है? तो किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में जब दे दिया जाता है तो उसके सीखने का जो क्रम होता है वो कैसा होता है? तो ये जो है बेहतर होता है दोस्तों। स्थिर होता है ये तो नहीं आएगा, घटेगा भी नहीं और समान भी नहीं रहेगा। स्पष्ट है कि आंसर बी ही होगा यहाँ पर। ऐसे आंसर को आपको एकदम सही ही लेना है परीक्षा हाल में, क्योंकि जब सामूहिक काम कराते हैं, बच्चे को कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, तो वो बहुत अच्छा सीखेगा। ऐसा आंसर ही लेना है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है कह रहा है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, ये तो है समावेशी की विशेषता। शिक्षक द्वारा आत्मीय और मित्रवत व्यवहार करना, ये भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, विशेषता है। और अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषय है, तो ये भी है। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, देखिए ये तीनों तो समावेशी कक्षा की विशेषता है, लेकिन समग्र विद्यार्थी एक ज्ञान क्षमता वाले हो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि समावेशी शिक्षा में कमजोर बच्चे भी होते हैं, थोड़ा जो कम रुचि रखते हैं पढ़ने में और अधिक रुचि रखते हैं, वो दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विद्यार्थी एक ही ज्ञान के नहीं हो सकते। तो ऐसे आंसर को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, बार बार कह रहा हूँ मैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर के एक अच्छा जो शिक्षक है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो सही आंसर है दोस्तों, देखिए विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये भी हम आंसर लेने जैसे करते हैं, बहुत दिक्कत होता है, ये नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता होना चाहिए। शिक्षण जो पद्धति हमने पढ़ा है 21, उस शिक्षण पद्धतियों की दक्षता हम में होना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता है, ये जो है अच्छे शिक्षक की, उच्च प्राथमिक के एक अच्छे शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं हो सकती। धैर्य और दृढ़ता, देखिए ये तीनों बहुत कन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता होना चाहिए, अच्छे से टिक कर लीजिए आप, ये डी ही आंसर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही आंसर लेना है आपको। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है, तो उसके विषय में आपके विचार होंगे वह पिछड़ा विद्यार्थी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, समझ सकते हैं आप। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो स्कूल में कोई भी गतिविधि हो रहा है उसमें ध्यान देगा, ये गलत सोच है। वह सृजनशील विद्यार्थी होगा, ये एकदम स्पष्ट आंसर दिख रहा है यहीं से, 24 का सी आंसर आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सीजी टेट में भी, शिक्षक परीक्षा में भी और छात्रावास अधीक्षक में भी। शिक्षक परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक जो भी दे रहे हैं एग्जाम आप, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, संपूर्ण जीवन।
तो देखिए दोस्तों, वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित जो कारक है उसका जो प्रभाव है अधिगम की किस अवस्था पर पड़ता है। तो देखिए, चलिए आंसर करिए इसका। ये पूर्व बाल्यावस्था नहीं आएगा, किशोरावस्था नहीं, बाल्यावस्था नहीं। देखिए, इसका जो प्रभाव है वैयक्तिक और वातावरण से संबंधित जो कारक है ये संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। देखिए, अब क्या क्या दिया है, जोड़ा बनाना है। ये जो है बालकों का वर्गीकरण है, एक तरफ उनका लक्षण। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, पिछड़े हुए, अधिगम अयोग्य और मानसिक रूप से मंद। तो अब जोड़ा बनाना है, उनका लक्षण क्या क्या है। प्रतिभाशाली का लक्षण क्या है, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर आएगा, उसके हिसाब से आंसर नीचे मिल ही जाएगा हमको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, ये जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं ये क्या होते हैं, देखिए निम्न बुद्धि वाले तो हो नहीं सकते, समस्यात्मक, औसत, पीछे कारक भी नहीं होते। ये प्रतिभाशाली जो बच्चे ये उच्च बुद्धि वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा। ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट का ई आएगा। फर्स्ट का क्या आएगा, ई आएगा। अच्छे से चुनिए। रचनात्मक जो बच्चे होते हैं, रचनात्मकता, जिनके में रचनात्मकता होती है वो आविष्कारक होते हैं। तो डी इनका लक्षण होगा। पिछड़े हुए जो होंगे, ये पिछड़े हुए जो बच्चे होंगे ये औसत से पीछे होंगे। जो औसत बच्चे होंगे कक्षा में उससे थोड़ा सा नीचे होंगे, ये है। अधिगम अयोग्य, तो अधिगम अयोग्य मतलब ये जो है अधिगम के लिए जो अयोग्य हैं, मतलब समस्यावाचक बच्चे हैं। क्या है, समस्यावाचक। देखिए वहाँ पे समावेशी शिक्षा में देखे थे सारे प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं, अच्छे से अध्ययन करिएगा। मानसिक रूप से मंद क्या है, ये निम्न बुद्धि वाले होंगे। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए फर्स्ट का ई आया, सेकेंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का बी और फिफ्थ का ए आया। तो इस तरह से आंसर लेना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है। तो देखिए मूल प्रवृत्ति की जो संख्या है वो संवेग के संबंध में कितनी, 11, 10, 20, 14। तो देखिए दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वो संवेग के संबंध में 14 है। कितना है, 14 है। और ये क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ अभी, जो प्रैक्टिस किए हम लोग छात्रावास अधीक्षक का, उसमें हमने इस क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर चयन का सिद्धांत है, ये हम लोग ले लेते हैं, गलत है। नियोजन का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा कि छात्र को क्या पढ़ाना चाहिए और कितना पढ़ाना चाहिए, ये नियोजन का सिद्धांत कहता है। किसका सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। देखिए सामान्यतः निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं इनका प्रयोग विद्यार्थियों को मूल्यांकन के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी खामियां क्या होती है, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। देखिए आंसर लेना है आपको, तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है, इसमें विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की कमी पाई जाती है, क्योंकि निबंधात्मक है। निबंधात्मक में लिखते लिखते कभी कभी चेक करते भी पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, और लिखने वाले भी कुछ थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है, तो ये विश्वसनीयता नहीं हो सकता। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इतना ही देखेंगे आज। इसमें हम जो है भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है। तो देखिए भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध है, ये किसका कथन है। तो देखिए लावेल और मार्केल, स्पाइकर, इरविन, फिशर तथा लाम्बर्ट, टर्मन। तो सही आंसर है दोस्तों स्पाइकर और इरविन का कथन है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है बाल विकास से संबंधित था। इसी तरह से सारे क्वेश्चन पेपर 2014, 17, 19 जितने भी आपके सीजी टेट हुए हैं बाल विकास का, वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं पार्ट 1 है, इसके बाद जो है पार्ट 2 जब आएगा तो सारा क्वेश्चन जो बच गया है, जो 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए है, उनका अलग अलग आएगा। एक तो विज्ञान गणित करके आएगा और दूसरा सोशल साइंस का आएगा, सामाजिक विज्ञान का। तो दोनों अभी बचा है, वो दोनों प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जरूर देखें आप, जितना आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उससे आप जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।